लेकिन हुआ इसका उलट। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मार्केट के सामने अगर आप देखें, दो बड़े ट्रिगर्स हैं। इंडिया नहीं चाहता है कि यूएस घुसे और घुसने देना भी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि मार्केट्स को इसको लेकर ज़्यादा रिटेल वालों का पैसा यूज़ करके डीआईएस लास्ट ईयर सितंबर में फॉल से पहले कि इनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी। जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जब तक बाहर का पैसा हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे मार्केट्स तो एक तरफ नई पोजीशंस नहीं बन रही है, दूसरी तरफ प्रीमियम्स में ड्रॉप है। ये सिचुएशन यही बता रहा है। तो अगर लेवल की बात करें तो लेवल इस वक्त मार्केट सर, आप आरबीआई पॉलिसी से ज़्यादा एक्साइटेड दिखे नहीं, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखा नहीं, और आज तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में ही आ गया। तो क्या आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट ख़त्म? देखो, आरबीआई पॉलिसी बनने से पहले जो एक कंसेंसस था कि रेट कट्स 0.25 होंगे। ओके, इतना बड़ा कट्स किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि एक तरीके से मार्केट को पता होता है कि यही होने वाला है, तो वो प्राइस्ड इन हो जाता है। तो हुआ क्या कि बाकी कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स थे नहीं, काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, क्योंकि लोगों को लगा कि 0.25 का कट होगा और फिर मार्केट्स को तो कहीं जाना नहीं है और वो नीचे ही आने हैं। लेकिन हुआ इसका उलट। इतना बड़ा रेट कट हो गया, सीआरआर कट भी हो गया, रेपो रेट कट भी हो गया, तो सडनली बड़े पैमाने पर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और उसने मार्केट को वो ऊपर ले गया। तो अब शॉर्ट कवरिंग एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है, हमने लगभग वही चीज़ देखी, और आज ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग अब ख़त्म हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती तो निफ्टी फ्यूचर्स में हम बड़े पैमाने पर ओआई एडिशंस देखते। आज सेकेंड डे है, करंट मंथ में ओआई डाउन है, और आज के दिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि बैंक निफ्टी नेगेटिव में आ गया और थ्रू आउट द डे वो रहा। अब प्रॉफिट बुकिंग तो ये थी नहीं, ये तो क्लियर कट ये दिखा रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई। तो आरबीआई का जो एक 2 दिन का जो ट्रिगर था, ऐसा लगता है अब ओवर हो गया है। अब जो गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो बड़ी पोजीशंस तो बन नहीं रही हैं, और डेरिवेटिव मार्केट्स में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, कैश मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी हाई है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना अब थोड़ा एक ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच मोड पे आ गया है। मार्केट के सामने अगर आप देखें, 2 बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, मूडीज़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग चल रही है, उस फ्रंट पर क्या होता है, क्या वो रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे? उनका जो जीडीपी का एस्टिमेट है वो आरबीआई से लोअर है 0.2%, तो क्या वो रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगे? मार्केट को इसका डर है। और दूसरा, जो यूएस के साथ ट्रेड डील है वो अभी भी फाइनल नहीं हुई है, और ये जिस तरीके के न्यूज़ आ रही है सितंबर से पहले होगी भी नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट बन नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जुलाई में जब हमारा वो 90 डेज पॉज था टैरिफ में, वो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा? तो मार्केट को इसका भी डर है। तो इसलिए मार्केट ना, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही है। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि पिछले 15 दिनों में अगर आप देखो तो निफ्टी 400 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है, विच इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। सर, एक बात बताइए, इंडिया यूएस डील में चल क्या रहा है? आपके पास कोई अपडेट है? अपडेट तो देखो न्यूज़ में ही आता है, और न्यूज़ में अब क्या आ रहा है? न्यूज़ में ही आ रहा है। देखो, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, एग्रीकल्चर और डेयरी, ये दोनों बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। ओके, इसमें इंडिया नहीं चाहता है कि यूएस घुसे और घुसने देना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं कोशिश, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब उनको एक जगह मिल गई है घुसने की। ओके, तो अब ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट देखो इसके लिए एग्री नहीं करेगी कि हम पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर आपके लिए खोल दें, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना, देश में एक बहुत बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। तो अब जो लेटेस्ट खबर है उसमें ये है, एग्रीकल्चर के फंड में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
कि एग्रीकल्चर के फ्रंट में ये डेवलपमेंट आई है कि इंडिया ने जो प्रपोजल दिया है, उन्होंने एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो पहला, जिसको वो कहते हैं नॉन नेगोशिएबल, भाई इसमें हम आपको नहीं घुसने देंगे, इंडिया का स्टैंड है जो कि बहुत बढ़िया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम जैसे हमारे जो स्टेपल होता है ना, नॉर्थ इंडिया में रोटी खाई जाती है, ईस्ट इंडिया में चावल खाया जाता है, और बेसिकली पूरे देश में ये खाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा फार्मर्स इसी में काम करते हैं, तो भाई इसमें ये नॉन नेगोशिएबल, हम नहीं घुसने देंगे। एंड आई अप्रिशिएट दैट कि ये स्टैंड हमें लेना चाहिए, इसमें नहीं घुसना चाहिए। फिर एक दूसरी कैटेगरी आती है नेगोशिएबल, जिसमें वो कमोडिटी या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएंगे जो हम थोड़ा बहुत उनको छूट तो दे सकते हैं, लेकिन बड़ा छूट भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि फ्री फॉर ऑल, वो भी नहीं दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, ओके, तो हमारे जैसे हिल्स में जो होते हैं एप्पल्स ज़्यादा होते हैं, उनके फार्मर का वो रोज़ी रोटी होता है, तो वैसे प्रोडक्ट्स को इसमें रखा जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक मिनिमम प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा कि अगर आप करेंगे तो इससे कम में आप नहीं बेच पाएंगे, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारे फार्मर्स की है वो बनी रहे। और तीसरा, जिसमें हम रेडी हो गए हैं कि ठीक है आप आने दो, जो थोड़ा एफ्लुएंट सेक्शन सोसाइटी का होता है वो कंज्यूम करता है, उसमें आपके आलमंड्स हो गए, कैलिफोर्निया ऑरेंजेस हो गए, कैश्यूज हो गए, यू नो उस टाइप के, एप्पल साइडर विनेगर हो गए, तो वो उसमें हम एंट्री देने को रेडी हैं। ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते भी हैं। हाँ, उनके प्राइजेस अब थोड़े सस्ते हो जाएंगे, तो ये फार्मूला वो अपना रहे हैं, लेकिन वो तो भाई मानने को तैयार नहीं है, तरह तरह से वो प्रेशर डाल रहे हैं। और अब वहाँ के जो उनके जो फार्मर्स एसोसिएशन है, वहाँ पे भी उनके एसोसिएशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है, वो गवर्नमेंट को प्रेशर डाल रहे हैं, भैया डेयरी में नहीं घुसने दिया जा रहा है, हमको डेयरी में हमें घुसने दो, ओके, हमें कॉर्न बेचना है, हमें कॉर्न में घुसने दो। वो वहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। तो अभी इसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो इसका जो नेगेटिव बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अगर ये टाइमली मैनर पे ट्रेड डील नहीं होगी तो टैरिफ्स इन इफेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम उनकी पूरी बात मान लेते हैं कि ठीक है हम सारे टैरिफ्स हटा देंगे, क्या होगा कि हो सकता है हम उन्हें एंट्री दे दें, बाद में वो जाकर टैरिफ लगा ले, तो हम क्या रोक पाएंगे उन्हें? हमने उन्हें एंट्री भी दे दी और वो टैरिफ लगा भी दिए। तो इसलिए ये काफ़ी मतलब एक फंसा हुआ मामला है, और मुझे लगता है कि मार्केट्स को इसको लेकर ज़्यादा डर है, आशंका है कि आगे क्या होगा। सर, मार्केट तो पिछले कई हफ्तों से ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई भी लगा लिया। तो क्या सर करेंट मार्केट सिचुएशन 2024 सितंबर की तरह बनती हुई दिख रही है आपको? अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला आप देखिए कि प्रमोटर सेलिंग, आपको पता है मई के महीने में कितनी प्रमोटर सेलिंग हुई है? 43,000 करोड़ की, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें आपकी आईटीसी आता है, एयरटेल का स्टेक सेल होता है, जेएसडब्ल्यू का होता है, पारस डिफेंस का होता है। आज की खबर है कि सुजलॉन में भी हो गया, बजाज में भी हो गया, इंडिगो ऑफ कोर्स उसके अपने रीजंस थे, लेकिन उसको भी अगर काउंट करें, अब 43,000 करोड़ की एक महीने में प्रोमोटर सेलिंग कोई देखिए मामूली बात नहीं है। मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूँ। अगर आप 2024 में जाएंगे तो फर्स्ट 6 मंथ्स में बाज़ार गिरने से पहले 81,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। तो अब ये एक महीने में ही 41,000 करोड़ की हो गई। तो आप समझ सकते हैं ना कितने बड़े पैमाने पर प्रमोटर सेलिंग हो रही। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, प्रमोटर सेलिंग ऐसा नहीं होता है कि वो जाकर अपना ब्रोकर का अकाउंट खोलते हैं और जाके सेल का ऑर्डर लगा देते हैं। वो ब्रोकर्ड डील होती है। तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें स्टेक बेचना है या खरीदना है, और वो ब्रोकर करते हैं। और फिर खरीदता कौन है? ज़्यादातर केसेस में रिटेल वालों का पैसा यूज़ करके DIAs खरीदते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हैंड से शेयर्स निकल के वीक हैंड्स में जाते हैं, जा रहे हैं। ओके, तो ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है जब मार्केट पीक आउट हो जाता है।
इस डेटा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर अगर आप देखें, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, रिटेल वाले अक्सर यूज़ करते हैं, ब्रोकर से लोन लेकर वो शेयर खरीदते हैं। इसमें अभी क्या सिचुएशन है, 81,000 करोड़ का अभी करंट स्टैंडिंग है। इतने का जो है लोगों ने कर्जा लेकर शेयर खरीदे हुए हैं। अब ये अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप पिछले साल सितंबर में चले जाएंगे, मार्केट गिरने से पहले की सिचुएशन सेम था। ये हमें क्या बताता है कि रिटेल वाला जब बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है ना कि अरे अब तो मार्केट नहीं गिरेगा, अब तो ऊपर ही जाएगा, अब तो मैं इस बुल रन को नहीं छोड़ूंगा, ऐसी सिचुएशन में वो ज़्यादा शेयर खरीदना चाहता है। पैसे होते नहीं हैं तो फिर वो मार्जिन पर खरीदता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप देखिए वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, मई के महीने में कंसिस्टेंटली एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे करीब 1.15 करोड़ की वॉल्यूम थी। अगर आप पिछले साल जाएंगे सितंबर में लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर करेंटली मई महीने में हम 1.15 लाख करोड़ हैं। लास्ट ईयर सितंबर में फॉल से पहले वी वर डूइंग 1.3 लाख करोड़, सिमिलर सिचुएशन। इसके बाद मार्केट्स का लेवल आप देखो, मोटा मोटा हम वही हैं, निफ्टी 4-5% नीचे है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। पीईज के फ्रंट पे कंपैरिजन करो, हम अभी पी पे कितने हैं, 22.5 होगा पी। हम लास्ट ईयर फॉल से पहले कितने पे थे, 1.5% ऊपर। तो सिचुएशन लास्ट ईयर और इस ईयर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बट अर्निंग्स के फ्रंट पर हम वर्स हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। ओके, तो अर्निंग्स का जो डाउन साइकिल है वो शुरू हो गया है। इसलिए ये वक्त जो है ना, ये जैसा मैं लगातार कहता हूँ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहने का नहीं है। इस रैली का इस्तेमाल हमें अपने पोजीशंस को लाइट करने के लिए, जो कचरा स्टॉक है उसे निकालने के लिए करना चाहिए, और अंधाधुंध खरीदने का ये टाइम नहीं है। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर, जनरली ऐसा कहा जाता है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है मार्केट के गिरावट के टाइम पे एज अ डिफेंसिव प्लेयर काम करता है, पर सर पिछले साल तो ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हम इस सेक्टर से उम्मीद लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्रैश में ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा? देखिए, दो सेक्टर्स को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, एफएमसीजी एंड फार्मा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी। ओके, फार्मा सेक्टर को अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में उसका जो डिफेंसिव सेक्टर का जो स्टेटस है वो थोड़ा कम हुआ है। तो इस फार्मा सेक्टर में अगर आप डिफेंसिव प्ले करना चाहते हैं तो सोच समझ के आपको स्टॉक्स ऐड करने पड़ेंगे। बट एफएमसीजी देखिए एक अलग कहानी है, मैं इसे डिफेंसिव प्ले आज भी मानता हूँ। पिछले साल अंडर परफॉर्म किया,
काफ़ी इसने डिफेंसिव अपना कैरेक्टर नहीं दिखाया, और उसके लिए हम इकॉनमी को ब्लेम करेंगे। इकॉनमी की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी, खास करके अर्बन इकॉनमी। बट हमें एफएमसीजी को ना 1 साल के इंटरवल में नहीं देखना चाहिए कि डिफेंसिव प्ले साबित हुआ कि नहीं हुआ, हमें थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे एफएमसीजी में अब एक रिवाइवल होता हुआ हमें दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू हो गया पूरी तरीके से, रिवाइव हो गया, बट उसके साइंस दिखने शुरू हुए। ओके, क्योंकि ये कंपनीज बहुत बड़े स्केल पर काम करती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप HUL का देखिए तो पिछले क्वार्टर से 2% उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। ओके, पिछले क्वार्टर में उनका वॉल्यूम ग्रोथ 0 था, अब 2% कर दिया है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो सभी एफएमसीजी कंपनी आकर एक ही बात रोना रो रही है, अर्बन कंजम्पशन में कमी आई है, रूरल में रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ओके, नाउ एफएमसीजी में क्या हो रहा है कि इनको ये तो पता चल गया है कि भाई मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़े जो हायर सेगमेंट पे हैं उनमें फोकस कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त वो उस सिचुएशन में है कि वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो HUL की बात अगर करें तो उनके जो सोप्स हैं वो थोड़े प्रीमियम सोप्स जो हैं, जैसे कि पेयर्स हो गया या डव हो गया, उनकी सेल्स बढ़ रही है एज पर जो डेटा पब्लिश किया गया है। और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में जो सोप्स यूज़ किए जाते हैं लाइफ बॉय टाइप, उनके सेल घट रही है। ओके, तो क्लियरली मार्केट अब एफ्लुएंट सेक्शन का हो गया है और उनके लिए वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। साथ ही आप देखना आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो कई लोकल जो प्लेयर्स हैं, लोकल जो कंपटीशन है, उसको बाय आउट करेंगे। मसाले वाली कंपनियां, आटा बनाने वाली कंपनियां, इनको वो एक्वायर करेंगे और उनके मार्केट को अपने फोल्ड में लेकर आएंगे। तो ये इन कंपनीज पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है कि ठीक है, ये आपको ऐसे रिटर्न्स तो नहीं देंगे, माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स, कि वो मल्टीबैगर हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनीज अगर आप इन्हें सस्ते दरों पे गिरावट में लेंगे और सही तरीके से लेंगे तो ये आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी कुछ सवाल ले लेते हैं ऑडियंसेस के। बीरपाल आनंद जी पूछ रहे हैं कि ग्रेट एनालिसिस, थैंक्स, आई नीड सम एडवाइस, आई एम 44 एंड रिटायरमेंट इज़ बिकमिंग अ कंसर्न फॉर मी, आई हैव 8.1 lakh saved up, but I am not very experienced with investing. What are the best ways to grow my money? ओके, देखिए इक्विटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली ग्रोथ की है। कंपनीज चल रही हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, वो आने वाले दिनों में उनकी इनकम बढ़ेगी, 1-2 साल में डिप आएगा, अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो अप। ये सिंपल बात है। फिर भी हर इक्विटी इन्वेस्टर पैसे क्यों नहीं बनाता? क्यों इतने लोग अभी भी लॉस में चल रहे हैं? क्यों उनके पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं? उसका कारण ये है कि जब भी वो शेयर खरीदते हैं, हम कहते हैं ना कि प्राइस तो सबको पता होता है, उसकी वैल्यू क्या है वो किसी को नहीं पता होता। तो जब वो खरीदते हैं तो एक ही चीज़ देखते हैं, अरे ये शेयर तो इतना चढ़ गया, अब ये और चढ़ेगा। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। जब आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगी। अगर आप फेयर वैल्यू पे स्टॉक को लेंगे तो मार्केट गिरेगा, वो शेयर ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर आप बहुत महंगा सामान लेंगे, मार्केट गिरेगा तो आपके शेयर की वैल्यू ज़्यादा गिरेगी। तो आपको जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जाकर एक फ्लैट देखते हैं, आपको फ्लैट पसंद आता है, उसका मार्केट रेट 1 CR है, जो सेलर है वो बोलता है जी मैं तो 2 करोड़ में बेचूंगा, तो क्या आप ले लेंगे जस्ट बिकॉज मुझे वो घर पसंद आया? आप क्वेश्चन करेंगे ना कि 2 करोड़ कैसे दे देंगे भाई, इसकी तो वैल्यू 1 करोड़ की है, आप कैसे 2 करोड़ मांग रहे हो? क्या वो जस्टिफाई हो रहा है? जब हम शेयर खरीदते हैं तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं पूछते? क्यों हम सिर्फ ये देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, अरे मैं ना छूट जाऊं, बाकी सब पैसा बना रहे। आपका स्टॉक खरीदने का कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है। तो ऐसे में क्या होता है, 3-4-5 महीने मज़े करते हैं आप,
और फिर क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो आपको उसमें गिरावट देखने को मिलता है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई ऐसे आंख बंद करके आप स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टॉक की वैल्यू क्या है, मैं स्टॉक को सस्ते दर पे फेयर वैल्यूएशन पे खरीद रहा हूँ, तभी आप इतना आपका हार्ड अर्न मनी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फालतू के पैसे हैं, आपको गैम्बलिंग करनी है, स्पेकुलेशन करना है कि ठीक है मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, 3-4 लाख मैं लगा के देखता हूँ, मार्केट चढ़ गया तो मेरे पैसे बन जाएंगे, वो आप करिए, लेकिन उस फंड को अलग रखिए। जब आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे जुटाते हैं, आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो ये कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बिना जाने बिना समझे आपको पैसे नहीं लगाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ और आपको 2 चीज़ सजेस्ट करूँगा। पहला कि अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे मनी मैनेजर को पकड़िए और उनके एडवाइस पे काम करिए। और दूसरा, अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप खुद समझिए कि कैसे मैं अच्छे शेयर को किस भाव पे खरीदूं। और अगर आप ये सब हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा एक जुलाई में एक इवेंट भी आ रहा है, आप चाहें तो उससे कंसिडर कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ लॉन्ग कैन डोमेस्टिक SIP फ्लोज काउंटर बैलेंस FI सेलिंग प्रेशर, especially in the context of global uncertainty and US Fed policy? Is there a level or situation where this support could break down and lead to sharper corrections? ओके, तो देखिए हम आज जो कहानी देख रहे हैं DIIs और बाइंग, ओके, ये कहानी हमने लास्ट ईयर भी देखी। तो DIIs तो बाय कर रहे थे, काफ़ी टाइम तक बाय करते रहे। क्या उसने मार्केट को बचा पाया? क्या सभी के पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है? ज़्यादातर के पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में है, अच्छे खासे लॉस में है। तो DIIs मनी कोई गारंटी नहीं है कि वो मार्केट को बचा लेगी। FII मनी इज़ आई कैन से कि थोड़ा बहुत हमें होप देती है कि अगर FIIs बाय कर रहे हैं तो मार्केट नहीं गिरेगा। वही होता हुआ हमें दिख भी रहा है। पिछले दिनों FII बायर बने ना, तभी तो मार्केट ऊपर गया ना। पिछले साल अगर देखें तो FIIs तो सेल कर रहे थे, DII बाय कर रहे थे और अच्छा खासा बाय कर रहे थे, FII से ज़्यादा बाय कर रहे थे, तो मार्केट तो नहीं चढ़ा ना। तो इसलिए ये ज़्यादा दिन देखो ड्रामा चलेगा नहीं। और हमें पता है कि रिटेल वालों का जो काफ़ी उनकी हिम्मत कम रहती है। मार्केट जब गिरते हैं वो तुरंत जाके सिप करने लगते हैं, विड्रॉल करने लगते हैं। तो वो 3-4 महीने देखते हैं, अगर उनका लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो नहीं चल रहा, तो वो होपलेस हो जाते हैं। तो इसलिए DII मनी के बेसिस पर हम मार्केट का फ्यूचर हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए। हमें लगता है कि जब तक बाहर का पैसा हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे मार्केट्स ज़्यादा रैली भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा इस लेवल पर सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। आंसर एज ऑलवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है? कोई देखो चेंज नहीं है, ओके, ये ऐसे ही अभी चलने वाला है। मार्केट वेट एंड वॉच मोड पे है, बड़े ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। जैसा मैंने शेयर किया, पिछले 15 दिनों में 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट चल रहा है। 1-2 दिन ऊपर जाएगा, 1-2 दिन नीचे जाएगा, किसी दिन 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, किसी दिन 300 पॉइंट नीचे जाएगा। तो अभी मोटा मोटा वो ऐसा ही चल रहा है। और अगर हम डेटा की बात करें आज का डेटा क्या है? आज का डेटा थोड़ा सा बेरिश बायस लेकर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? कि अगर आप देखें तो आज भी कोई पोजीशन ऐड नहीं हुई है करंट मंथ पे, कल भी नहीं ऐड हुई थी। इनफैक्ट OI डाउन है। कल मार्केट अप था, OI डाउन, आज मार्केट डाउन है, OI डाउन, यानी कि पोजीशंस दोनों काट रहे हैं, बुलिश वाले भी काट रहे हैं, बेरिश वाले भी काट रहे हैं, कोई पोजीशन ऐड नहीं हो रही। इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतना कुछ हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, कोई पोजीशन ऐड नहीं हो रही। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे निफ्टी के फ्यूचर्स की जो प्रीमियम्स हैं दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ दोनों में अच्छा खासा ड्रॉप आया हो। 35 पॉइंट्स का प्रीमियम ड्रॉप इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में है, नेक्स्ट मंथ में भी 30 पॉइंट्स के प्रीमियम ड्रॉप है। तो ये क्लियरली क्या बता रहा है कि शेल पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो एक तरफ नई पोजीशंस नहीं बन रही है, दूसरी तरफ प्रीमियम्स में ड्रॉप है। ओके, पुट कॉल रेशियो में 5 पॉइंट्स का ड्रॉप है। ओके, तो ओवरऑल
ये सिचुएशन यही बता रहा है कि ना तो बहुत ज़्यादा पैनिक है, ना बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, क्योंकि अगर पैनिक होता ना तो भी बड़े लेवल पर शॉर्ट्स क्रिएट होते, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये ठंडा मार्केट देखो, मुझे लगता है अभी ये चलेगा कुछ दिन, जब तक कोई मेजर ट्रिगर नहीं आता है, या तो मूडीज़ के रेटिंग का या फिर इंडिया यूएस डील का। तो अगर लेवल की बात करें तो लेवल इस वक्त मार्केट में कोई लेवल नहीं है, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती खोज के निकालें तो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 25,150 लेवल है, की लेवल है। इसके नीचे हम थोड़ा शॉर्ट रह सकते हैं, 150 पॉइंट का गेम खेल सकते हैं। कल के वीडियो में शायद मैंने 25,150 को 24,150 कह दिया था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ये जो लेवल है, यही एक जिसे हम कहना कि एक लेवल हमें दिख रहा है, और ये हमें 150 पॉइंट के ट्रेड हमें दे देगा। तो 24,150 से नीचे हम शॉर्ट रह सकते हैं, इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें काटना पड़ेगा मजबूरन। और इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है भी नहीं। अगर आपको बड़ा ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी से निकलकर स्टॉक्स की तरफ हमें जाना चाहिए।